हम टाटा स्टील के मैनेजमेंट से बात करेंगे तो क्वार्टर वन रिजल्ट पर टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन से हमने खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। टाटा स्टील के क्वार्टर वन के नंबर्स यहां पर देखने को मिले। नंबर्स हर बार की तरह जो स्टैंड अलोन इंडिया ऑपरेशंस है, यहां पर एक रेजिलियंस और स्ट्रेंथ काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। नतीजों में क्या है खास और ग्रोथ आउटलुक कैसा है, साथ में यूरोपियन ऑपरेशन जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, इसका आउटलुक क्या कह रहा है, इस पर पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के एमडी टीवी नरेंद्र सर। शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, लगातार जो इंडिया ऑपरेशंस है यहाँ पर ग्रोथ बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। और इसी के ऊपर मेरा पहला सवाल होगा, अब नतीजों में खास बात अगर आप देखें तो क्योंकि क्वार्टर के दौरान शायद प्राइस हाइक भी हुए हैं तो इसका एक इम्पैक्ट है। अब बड़ा सवाल ये है कि जो टेलविंड्स आपको अभी तक देखने को मिल रही थी, क्या आगे भी बरकरार रहेंगी? तो आप होलिस्टिक लेवल देखिए तो इंडिया का ग्रोथ अभी भी स्ट्रांग है। ऑटोमोटिव सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, वेदर इट्स 3 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स कमर्शियल व्हीकल्स, सब सेक्टर्स में इट्स वेरी स्ट्रांग। कंस्ट्रक्शन थोड़ा ये क्वार्टर में थोड़ा कम होगा क्योंकि नॉर्मली मॉनसून टाइम कंस्ट्रक्शन इज अ बिट सॉफ्ट, बट ओवरऑल इंडिया डिमांड स्टोरी इज स्ट्रांग एंड दैट्स व्हाई वी आर कंटिन्यूइंग टू इन्वेस्ट टू ग्रो इन इंडिया। प्राइसेस का जो था लास्ट क्वार्टर में हम लोग को ऑलमोस्ट 6,000 रुपी बेनिफिट मिला, प्राइस इंक्रीज कंपेयर टू दी Q4 ऑफ लास्ट ईयर। सो दिस क्वार्टर Q2 में हम लोग का फोरकास्ट ये है कि 1,500 रुपया कम होगा प्राइस कंपेयर टू Q1, बट वॉल्यूम्स इन Q2 विल बी बेटर क्योंकि Q1 में हम लोग का शटडाउन था, तो इसीलिए आप देखे होंगे कि वॉल्यूम थोड़ा कम है। तो वॉल्यूम्स विल बी बेटर इन Q2, प्राइसेस में बी अ बिट लोअर, but overall I think we deliver a better performance in Q2 than Q1 also. बिल्कुल, यहाँ पर वॉल्यूम्स थोड़ी सी बेटर क्वार्टर टू में देखने को मिल सकती है, लेकिन यूरोपियन ऑपरेशंस में आप देखें वैसे तो इसमें भी ओवर द इयर्स इंप्रूवमेंट काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। अब वे अहेड यूरोपियन ऑपरेशंस में क्या रहेगा? तो यूरोप में आप देखिए तो यूके में जैसे हम लोग लास्ट ईयर भी बोले थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वी आर कंटिन्यूइंग टू शो द रिडक्शन ऑफ लॉसेस। अभी भी ब्रेक इवन में पहुंचा नहीं है, पर यू विल सी दैट Q2 लॉसेस विल बी लेस देन Q1 आल्सो एंड विल बी क्वाइट क्लोज टू ब्रेक इवन, एंड उम्मीद है कि एंड ऑफ द ईयर तक हम लोग ब्रेक इवन हो जाएंगे यूके में। नेदरलैंड्स में हम लोग का कुछ स्पेसिफिक इश्यूज था। हम लोग का जो डायरेक्ट स्ट्रिप प्लांट है, DSP जो बोलता है, वो 20% ऑफ द प्रोडक्शन है, वो पूरा क्वार्टर बंद था क्योंकि देयर वर सम एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज, और वो चलाने का परमिशन अभी हम लोग को मिला है एंड फ्रॉम 5th of August वील स्टार्ट द प्रोडक्शन अगेन। वील हैव द परमिशन टू रन इट फॉर एटलीस्ट 1 month एंड दैट विल हेल्प अस इन वॉल्यूम्स। Q2 में नेदरलैंड्स का वॉल्यूम्स भी बढ़ेगा, कॉस्ट भी थोड़ा कम होगा, एंड वी एक्सपेक्ट Q2 परफॉर्मेंस ऑफ नेदरलैंड्स आल्सो टू बी बेटर देन Q1। सो बोथ नेदरलैंड्स एंड UK Q2 विल बी बेटर देन Q1। बिल्कुल, क्वार्टर टू क्वार्टर वन से बेहतर देखने को मिल सकते हैं, अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट है। लेकिन प्राइजेस के ऊपर बात करते हैं सर, और चाइना का इन्फ्लुएंस बड़ा तगड़ा है, और ऐसे में जो चाइना की तरफ से स्टील एक्सपोर्ट्स किए जा रहे हैं, अब भारतीय जो प्राइजेस हैं, क्योंकि एक इंपोर्ट के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस भी देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्या अपडेट्स हैं? तो चाइना का दो तरफ का चैलेंज है। एक डायरेक्ट चैलेंज है, वो है स्टील एक्सपोर्ट्स। सो जैसे बोल रहे हैं, अभी भी चाइना का एक्सपोर्ट्स 10 मिलियन टन से ज्यादा है पर मंथ, तो उसका असर तो पड़ता है। इंडिया में भी आ रहा है, थोड़ा मटेरियल आ रहा है, पर उससे ज्यादा international markets are not available now for most Indian players simply because Chinese prices have really depressed international prices. तो वो एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है कि आप देखें तो अभी जो चाइना का इनडायरेक्ट स्टील एक्सपोर्ट्स जो बोलता है, उसका मतलब जो प्रोडक्ट स्टील यूज करता है वो उसका एक्सपोर्ट्स, वो अभी स्टील का एक्सपोर्ट से ज्यादा हुआ है। तो अभी ऑलमोस्ट 130 मिलियन टन पर एनम स्टील एक्सपोर्ट्स चल रहा है, और उसके अलावा 150 मिलियन टन ऑफ प्रोडक्ट्स विच यूज स्टील। तो उसका असर हम लोग का कस्टमर्स पर पड़ रहा है। आप देखें तो 10 million tons of cars they have exported. If you look at appliances, they continue to export huge volumes. If you look at excavators, mining equipment, बहुत सारे equipments, machinery जो है, now China is exporting and is a dominant player in many markets. तो उसका असर हम पर indirectly पड़ेगा क्योंकि our customers are getting impacted by this, and so that's why we feel that as a country and as industries, we always need to have a strategy to deal with that. सर, क्वार्टर टू में आपने बताया कि हो सकता है कि वॉल्यूम्स यहाँ से बढ़े, लेकिन प्राइजेस थोड़े से सबड्यूड रह सकते हैं, थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि जो कोकिंग कॉल है, आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट है, इसमें क्या बदलाव एक्सपेक्ट करके चल रहा है क्वार्टर टू के दौरान?
तो जो हम प्राइस का गाइडेंस दिया है वो लार्जली इंडिया के लिए है। इंडिया द प्राइसेस जो हम बोला है 1500 रुपीज जो कम रहेगा कंपेयर टू Q1 इज इन इंडिया। यूरोप में द प्राइसेस एक्चुअली इन यूके हम लोग का जो प्राइसेस है वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी अबाउट 80 पाउंड्स पर टन हायर इन Q2 कंपेयर टू Q1 एंड इन नेदरलैंड्स अबाउट 10 यूरोस पर टन हायर इन Q2 कंपेयर टू Q1। उधर इट्स अ डिफरेंट इम्पैक्ट बट यूके में पूरा फायदा उसका फायदा तो विल नॉट कम टू द बिजनेस बिकॉज द सबस्ट्रेट कॉस्ट इज ऑल्सो गोइंग अप। ओवरऑल कोल प्राइस आप देखिए तो हम लोग का गाइडेंस है कि इंडिया में मे बी अबाउट $5 per ton higher in Q2 compared to Q1 and in Netherlands maybe about or rather India about $10 per ton higher Q2 over Q1 and Netherlands about $5 per ton higher. सर बड़े कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स आ रहे हैं, कलिंगानगर है, NINL है, इनका रैंप अप होने वाला है, तो क्या इसमें अपडेट से पहले तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है और दूसरा क्या रियलाइजेशंस पर कैसा इम्पैक्ट होगा इसका? तो नीलाचल का एक्सपेंशन अभी तो इट विल टेक अबाउट 48 months। अभी हम लोग का इक्विपमेंट ऑर्डरिंग वी विल डू इमीडिएटली नाउ दैट वी हैव द बोर्ड अप्रूवल। द वर्क इज ऑलरेडी गोइंग ऑन प्रिपेयरिंग द ग्राउंड एक्सेट्रा फॉर द कैपिटल फॉर द सिविल वर्क दैट वी वांट टू डू। तो नीलाचल का काम अभी विल गो फुल स्पीड अहेड गोइंग फॉरवर्ड। तो उसका असर इट इज अ लॉन्ग प्रोडक्ट्स प्लांट and currently if you see Nilachal ka EBITDA bhi last quarter actually was even better than Tata Steel India on a consolidated but of course long product prices have fluctuated a bit more, but overall it will be value accretive for sure. EBITDA will be as strong as the rest of the India operation and this will give us additional volume in long products where jahan hum log ka market share thoda kam hai aur hum log ka strength hai kyunki retail mein hum log ka bahut strength hai, specialty steels mein and even in projects, construction steel for projects, now we have a network of service centers to finish the steel for ready use in construction site. So ये सब areas में हम लोग का बहुत काम किया है on the downstream side as well. We are very excited about this additional 4.8 million. सर एक और बार आपसे विस्तार से थोड़ा समझना चाहता हूँ, यूके का जो पोर्ट टैलबर्ट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन की जो आपकी प्रोसेस है, ये अपने आप में टाटा स्टील के बड़ी सिग्निफिकेंट है, हिस्टोरिक है। इसे कैसे देख रहे हैं, इसके टाइमलाइन कैसे हैं और क्या अपडेट्स हैं इस पर? तो इस पर हम लोग का काम तो ठीक से चल रहा है। आई थिंक इट इज गोइंग ऑन वेल। आई वाज देयर, हम पिछले महीने में भी आई वाज देयर। वर्क इज गुड, वर्क इज गोइंग ऑन वेल, इक्विपमेंट इज लार्जली रेडी एंड बाय 2028 हम लोग का प्लांट रेडी होगा। पर प्रॉब्लम देयर इज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर एंड उनका जो प्रोजेक्ट है क्योंकि they need to upgrade the lines etc. तो उसका जो काम है that is got a bit delayed and they have guided that it will be 12 to 18 months delay। तो हम लोग देख रहे हैं कि वो कैसे कम कर सकते हैं। I mean hopefully we'll get it within 12 months। So there may be a delay of a year because of the power supply but we will do all the cold trials, we will be ready and I think we will get one line maybe a bit earlier so we can start part of the plant etc. So वो conversation अभी भी चल रहा है with the service provider and both the government and the service provider all are working to see that this can happen faster. It's a regulated authority, so so we are dependent on their performance. बिल्कुल सर, अंत में ये समझना चाहूँगा कि Q1 FY27 अभी क्वार्टर की महज शुरुआत हुई है, ऐसे में क्या गाइडेंस होगी पूरे FY27 वित्त वर्ष के लिए? साथ में जो डीलेवरेजिंग के प्लान से अब तक आपके काफ़ी सिग्निफिकेंट रहे हैं और हासिल भी किया आपने सारे टारगेट्स को, तो इसको लेकर क्या गाइडेंस होगी? तो एक दो चीज है। वन इज ओवरऑल गाइडेंस। हम लोग का जो गाइडेंस दिया था फॉर दिस ईयर वी हैड सेड ओवरऑल वॉल्यूम्स विल बी अबाउट 2 million tons हायर देन द प्रीवियस ईयर। वी स्टैंड बाय दैट गाइडेंस। प्राइसेस ऑफ कोर्स हम लोग को देखना है। अभी हम लोग का Q1 Q2 का विजिबिलिटी है, Q4 का भी उतना विजिबिलिटी नहीं है। आई डोंट वांट टू गिव अ गाइडेंस ऑन द फाइनेंशियल नंबर्स। कॉस्ट टेकआउट का फोकस तो रहेगा। लास्ट ईयर हम लोग ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ का कॉस्ट टेकआउट किए थे बिटवीन ऑल ज्योग्राफीज। I think this year the target is about 8,000 crores. So we will focus on cost, जो हम लोग का कंट्रोल में है. Price is not in our control, so we will make sure that whatever is the best available price in the market, we will get that. So on deleveraging, हम लोग का दो तीन चीज है. एक है कि we had said we will keep the net debt to EBITDA at a lower level. अभी हम लोग का 2.3 में है net debt का EBITDA. We will be in the 2.3-2.5 range. Which we feel is comfortable for a business which needs to deploy capital for growth. Net debt, we started at 80, it went up a little bit in this quarter because more of working capital reasons.
we will pull back that net debt. But I think हम लोग का balance sheet अभी strong है, cash flows are strong, particularly given India business has grown so much. So we are comfortable that in the 2.3 to 2.5 net debt to EBITDA range, we can meet all our capital requirements. सर काफ़ी क्लैरिटी मिल गई आउटलुक बिजनेस को और क्वार्टर वन अर्निंग्स को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। Thank you, Asha.